हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज है। ऑलरेडी इसमें हमारे 9 पार्ट आ चुके हैं, या कहें डे 9 तक के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर हो चुके हैं। तो आज हम अपने इस आर्टिकल में डे 10 तक के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि घुलित ऑक्सीजन या कहें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, एमपीएन क्या होता है, सुपोषण क्या होता है, जैव उपचार तकनीकी, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और भारत में पर्यावरण संरक्षण क्या है। ये हमारा लास्ट पार्ट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मतलब जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी आप पढ़ रहे थे। इसके बाद हमारे केवल 2 पार्ट और आएंगे जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज का डे 10 है। तो आज हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुपोषण, आयनाइजिंग, बीओडी, सीओडी, एमपीएन, इन सब को कवर करेंगे। और इसको कवर करने के बाद फिर हमारा ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक कवर हो जाएगा। आप में से अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि जो टोटल एनवायरनमेंट होती है वो मोटे तौर पे 4 पार्ट में बटी होती है। एक तो होता है इकोलॉजी और इकोसिस्टम, दूसरा होता है आपका बायोडाइवर्सिटी, तीसरा होता है क्लाइमेट और चौथा होता है आपका एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमने आपको कवर करा दिया है, हमने आपको क्लाइमेट भी कवर करा दिया है। हाँ, ये हमारा लास्ट पार्ट है एनवायरनमेंट का। अब इसके बाद बायोडाइवर्सिटी ही हमारा मेजर टॉपिक बचेगा। तो उसका हमारा जो पार्ट 1 है, या कहें डे 11 और डे 12 जो हैं, ये दोनों आएंगे। तो इस तरीके से हमारी इन्वायरमेंट पूरी केवल 12 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको केवल और केवल हमारी करंट अफेयर्स के इन्वायरमेंट कवर करना पड़ेगा। बाकी आपको दुनिया की कोई भी बुक पढ़ने की यूपीएससी के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रीलिम के लिए। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है डीओ। डीओ का मतलब होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, डिसॉल्व्ड का मतलब क्या हुआ? घुलित ऑक्सीजन। आपको क्वेश्चन में दे देगा डीओ, आपको क्वेश्चन में दे देगा घुलित ऑक्सीजन, तो आप बता देना कि क्या होती है। घुलित का मतलब जो जल में घुले। ठीक है, ये जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो आवश्यक यहाँ पे ये सही नहीं लिखा है, ये आवश्यक लिखा है। ठीक है ना, आवश्यक। ठीक है, आवश्यक होती है। तो आप समझ गए कि मतलब जितने भी जीव जंतु या जो भी मछली उस तालाब में रहती है, ठीक है, उस तालाब में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होगी उसको हम कहते हैं कि वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, कितनी होती है आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए कि जब जल में डीओ की मात्रा 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए तो ऐसे जल को हम कहते हैं वो संदूषित है। संदूषित का मतलब उस जल को पीना नहीं चाहिए, वो जल जो है वो दूषित है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था अम्लीय और क्षारीय के बारे में, पढ़ाया था ना, 7 से उसको यूनिट से आपका अंतर करवाया था। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर इसमें 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाएगी तो हम कहेंगे वो जल प्रदूषित है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब ये मात्रा 4.0 पर मिलीग्राम लीटर से कम हो जाए तो हम कहेंगे अत्यधिक प्रदूषित है, मतलब अब तो इसको पीना ही नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, तो 1 लीटर जब आप पानी लेते हैं तो उसमें 4.0 मिलीग्राम, ठीक है, ध्यान देना, मिलीग्राम जो है वो ग्राम से भी छोटी यूनिट है। ठीक है ना, आप पढ़ते हो ना 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, तो उससे भी छोटी यूनिट है मिलीग्राम। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी आपको हमने प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ाया था कि जो गर्म जल होता है उसमें डिसॉल्व जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम होती है, जो ठंडा पानी होता है या जो दाब वाला पानी होता है उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो आप में से जिन बच्चों ने प्रीवियस पार्ट देखा होगा उन्होंने समझ गए होंगे। एक बात और बतानी है कि उसमें जब हम आपको राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक बता रहे थे ना, तो उसमें हमने 11 आपको बताए थे। तो 12वां जो उसमें था वो अभी हमें देवी जी ने एक मैसेज करके भेजा था, तो वो था बेंजोन पायरीन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बस पता हो कि हाँ बेंजोन पायरीन है। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। फिर बात आती है बीओडी क्या है। अभी हमने डीओ पढ़ा, अब आती है बीओडी। इसको ऑलरेडी वैसे तो हमने करंट अफेयर्स में अपने कवर करा दिया है, जो करंट अफेयर्स प्रीलिम बूस्टर है, आप में से अधिकांश बच्चों ने किया भी होगा।
बट फिर भी एक बार बता देते हैं क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल का मतलब जो भी जीव जंतु हैं उनको जितनी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वही चीज़ कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। हमने डीओ पढ़ी थी, वो किस लिए आवश्यक होती है? जीवों को जीवित रहने के लिए, ठीक है। ये किस लिए चाहिए? ये वहाँ पे जो रासायनिक अपघटन है या जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको खाने के लिए, उनका अपचयन करने के लिए। कहने का मतलब कि जैसे छोटी सी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको पीने के लिए पानी कितना चाहिए एक दिन में? लगभग 10 लीटर मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ नहाने के लिए कितना चाहिए तो आप कहोगे साहब कम से कम 2 बाल्टी तो चाहिए चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो 1 लोटे से भी नहा लेते हैं। वो कौआ स्नान होता है ना कि कौआ जैसे सिर्फ मुँह धोता है और अपने पैर धोता है, बस, इसके अलावा कुछ धोते ही नहीं। तो वही चीज़ ये है, ठीक है, कि ये क्या है कि बीओडी जो हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक हो, ठीक है। जो भी वो क्रियाविधि संपन्न करेंगे, जो भी वो कार्य करेंगे, जितने भी जीव जंतु, तो उनके लिए जो चाहिए वो कहलाती है बीओडी। जहाँ उच्च बीओडी होगा वहाँ डीओ निम्न होगा। समझ गए? मतलब क्या भाई, जहाँ पर पानी वैसा होगा बेकार टाइप का, ठीक है, फैक्ट्री वाला मान लो कोई एरिया हुआ तो वहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाला पानी ज़्यादा होगा और पीने योग्य पानी कम होगा। तो इसको बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल से समझ जाओ कि जहाँ पे हाई बीओडी होता है या कहें जहाँ पे कार्बनिक पदार्थों के लिए जैव रासायनिक अपघटन के लिए ऑक्सीजन सबसे अधिक होती है, तो वहाँ पे जो जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन है वो अपने आप कम होती है, ठीक है। तो जहाँ बीओडी होगा वहाँ डीओ कम होगा। आपको तुलनात्मक रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। देखो हमने भी डीओ पढ़ा था, लेकिन डीओ हमें केवल ये बताता है कि हाँ ये जो जल है ये संदूषित है, मतलब खतरनाक है, और ये जो जल है ये अत्यधिक संदूषित है। लेकिन वो एक तरीके से जल प्रदूषण के रूप में हम उसका उपयोग नहीं करते। जैसे आपको पता होना चाहिए नीति आयोग जो इंडेक्स जारी करती है वाटर कंपोजिट मैनेजमेंट इंडेक्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर कंपोजिट मैनेजमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप बता देना नीति आयोग के द्वारा। तो वो जो जारी करती है तो उसमें वो किसको अपनाती है? बीओडी को। इसीलिए मैंने आपको करंट अफेयर्स में उस दिन पढ़ाया था, ठीक है। बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है, साथ ही ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए बीओडी को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया होगा कि जल प्रदूषण की मात्रा को तो हम बीओडी के माध्यम से मापते हैं, समझ गए? मतलब हमें अगर ये पता करना जल प्रदूषण सच में अच्छा है या नहीं अच्छा है तो हम उसके लिए बीओडी को मापते हैं, ठीक। लेकिन बीओडी का जो प्रोसेस है ये काफ़ी टफ है, तो हम क्या करते हैं कई बार इसको नहीं भी मापते हैं, समझ गए? अब आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए तो सर फिर मापते किसको हैं? जब हम बीओडी को नहीं मापते, जब हम डीओ को नहीं मापते तो किसको मापते हैं? तो वो समय और परिस्थिति के अनुरूप डिसाइड होता है कि हमें बीओडी के हिसाब से जल का मेजरमेंट करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत लंबी प्रक्रिया का मतलब 1 से 2 साल लग जाएं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर हमें तुरंत, जैसे आपके यहाँ आरओ वाला जो आता है, ठीक है, पानी चेक करने वाला, तो उसमें कितना पानी अच्छा है कितना बेकार है, तो वो जब नापता है तो वो डीओ को देखता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को, वो बीओडी को नहीं देखता। लेकिन जब सरकार कोई इंस्पेक्शन कंडक्ट कराती है तो उसमें जो भी चीज़ें पूछी जाती है, जो सर्वे होता है, उसमें बीओडी को मापा जाता है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है सीओडी। सीओडी क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाम से ही समझ में आ रहा है, केमिकल का मतलब क्या हुआ? जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों, घुलनशील अथवा अघुलनशील, मतलब जो डिजॉल्व्ड हैं, जो नॉन डिजॉल्व्ड हैं, उनके ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, हम उसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो छोटा छोटा डिफरेंस है। डीओ का मतलब हुआ कि जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है,
बीओडी का मतलब हुआ जो कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है। जहां बीओडी ज्यादा होगा वहां डीओ अपने आप कम होगा। ठीक। सीओडी का क्या मतलब हुआ, जिसमें घुलनशील और अघुलनशील मतलब दोनों के दोनों शामिल हों और ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक हो। ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है जैसे रासायनिक अपघटन हमने वहां पे किया तो ऑक्सीकरण एक तरीके से होता है कि उसका वाष्पीकृत रूप आ जाए, मतलब कि कोई भी ऑक्सीजन किसी भी एक छोटे से एलिमेंट में विद्यमान है, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन को वो जीव अच्छे से प्राप्त कर सके। बाकी आपको यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम और डेप्थ में जाएंगे तो फिर वो केमिस्ट्री हो जाएगा और केमिस्ट्री आप में से अधिकांश बच्चों को समझ में उतनी जल्दी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको बस नॉर्मली इतना पता रखना है कि हाँ, ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है कार्बनिक पदार्थों के लिए वो केमिकल होती है, रासायनिक अपघटन के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो आपकी बायोलॉजिकल होती है, बीओडी होती है, और जो जीवों को जीवित रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो आपकी डीओ होती है। ठीक है, ये जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर विकल्प है, अर्थात जो सीओडी है वो जल प्रदूषण को मापने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब बात आती है एम्पियन की, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट प्रोबेबल नंबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस जल में जलमल मतलब पोटी और जो बाथरूम होती है, यूरिन होती है, ठीक है, जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। आपने अब मतलब बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है, क्या मैं उसको बताऊं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे कोई खुले में जब पोटी वोटी करता है, ठीक है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, समय के साथ। इसलिए कहा जाता है कि इनको पोटी मतलब खुले में मत कराओ, पोटी के लिए ओडीएफ जो सिस्टम है वो सिस्टम को अपनाना चाहिए। ठीक है, घर में शौचालय बनवाना चाहिए, इसीलिए तो सरकार ने शौचालय बनवाए, इसलिए थोड़ा ना बनवाए कि जलमल से मतलब उनको कोई दिक्कत थी। बात यही थी कि उससे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो उसमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको बोलते हैं ई कोलाई। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। एम्पियन परीक्षण की सहायता से ई कोलाई आदि जीवों को पहचाना व मापा जा सकता है। मतलब एक तरीके से एम्पियन बहुत ही जटिल जल की अवस्था होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, प्रदूषित जल में उच्च एम्पियन पाया जाता है। नॉर्मल सी बात है, जो जल बिल्कुल बेकार होगा उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। अब बात आती है कि जल प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो पारायुक्त अगर जल है तो मिनीमाटा नाम की बीमारी होगी, कैडमियम का अगर प्रदूषण है तो इटाई रोग होगा, सीसा युक्त अगर है तो एनीमिया होगा मतलब लेड। ठीक है, एस्बेस्टस है तो फेफड़ों का कैंसर होगा। आपको एक बात और बता दें, जो ये एस्बेस्टस है ना, ये एक तरीके से आग का एंटी वो होता है, मतलब आग से बचाव के लिए इससे काफ़ी सारे उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस मतलब काफ़ी फेमस होता है, ये पानी वाले जहाज़ों में अधिकांशतः लगा होता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड, फ्लोरोसिस रोग और आर्सेनिक युक्त जल का ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक है, ब्लैक फुट रोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है और मैंने आपको करंट अफेयर्स में आर्सेनिक भी पढ़ाया है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ के चलिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है सुपोषण। सुपोषण के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले जब जैव आवर्धन और जैव संवर्धन या उससे पहले प्रवाल भित्ति और शैवाल पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो अपशिष्ट जल के बहाव के साथ जब जलीय तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवेश होता है तब अत्यधिक पोषकों की उपलब्धता के कारण शैवालों का तेज गति से विकास होता है, जिसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। जैसे हम लोग जो पानी बहाते हैं, ठीक है, अगर वो बर्तन धोने का ही पानी है तो कोई दिक्कत नहीं, बह जाने दो। अगर उस बर्तन धोने के पानी में अगर हमने 2-3 दाने चावल के भी अगर छोड़ दिए या दाल के भी छोड़ दिए या कुछ और सब्जी के भी छोड़ दिए तो वो क्या होगा, उसमें कई सारे पोषक तत्व हुए ना दाल में, सब्जी में, तो वो जब पोषक तत्व आते हैं पानी में मिलते हैं, समुद्र में जब मिलते हैं या नदियों में जब मिलते हैं तो वो शैवालों के लिए भोजन का काम करते हैं। और इससे क्या होती है, जब वो ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा मोटे होंगे, परे परे ज़्यादा आराम करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो इससे क्या होगा, शैवाल ब्लूम हो जाएगा। ब्लूम का मतलब बड़ी संख्या में शैवालों का विकास होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए।
बात आती है इनके व अन्य पोषक तत्वों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे जल तंत्र के अन्य जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिस कारण वे मरने लगते हैं। अब एक बात बताओ, अभी क्या था कि सहवाल के घर में कितने लोग थे? अकेला था बेचारा। अब सहवाल के घर में पूरी फैमिली आ गई, 10-12 बच्चे आ गए उनके, ठीक है, मतलब सहवाल है तो उसके 10-12 हो जाएंगे, उसमें मत सोचो मतलब कि सर 10-12 बच्चे होने के बाद सहवालिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सहवालिया के बारे में इतना क्यों चिंतित होते हो आप लोग, ठीक है। सहवालिया मतलब उसकी जो वाइफ होगी, है ना, वो। तो सहवाल मान लो जब बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए, ठीक है, तो ये जो 10 बच्चे हुए तो इन 10 बच्चों को भी तो ऑक्सीजन लेनी होगी ना। और हमने अभी आपको क्या बताया, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है? एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। बीओडी क्या होती है? रासायनिक अपघटन के लिए। अब मान लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन केवल एक सहवाल के लिए थी, इसके 10 बच्चे आ गए तो दिक्कत होगी। दूसरी बात, अब वो बच्चे आए बेचारे नहाएंगे भी, ठीक है, उनको मतलब कपड़े भी उनके धुले जाएंगे, तो जो बीओडी है वो भी तो ज़्यादा चाहिए। बीओडी जब ज़्यादा चाहिए होगी तो डिजॉल्व अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई पानी तो उतना है, उतने ही पानी को आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो उतने ही पानी को जब आप यूज करेंगे तो जो जल की ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसमें कटौती करनी पड़ेगी। और कटौती जो ही आप करोगे तो इनको दे दोगे। तो अब एक बात बताओ, ये 11 यूनिट हो गए तो 10 एक्स्ट्रा हो गए ना, तो मतलब क्या हुआ, इन्होंने 10 मछलियों का जो ऑक्सीजन है उसको छीन लिया। अभी तो मान लो ये 10 है, इन 10 की भी शादी हो गई, इनके भी 10-10 हो गए, तो सपोज करो तब तो 100 हो गए, तो 100 मछलियां बेचारी मर जाएंगी। यही होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जल में जो भी पोषक तत्व भेजे जाएं उनको पहले एक तरीके से ट्रीट किया जाए, फिर उनको भेजा जाए, ठीक है। तो इससे ये शैवाल की जो मात्रा है ये बढ़ने से रुक जाएगी, और जो वहाँ पे रहने वाले अन्य जीव जंतु हैं उनका इकोसिस्टम या उनका एनवायरनमेंट जो है वो प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिस कारण वो मरने लगते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे, इस प्रकार सुपोषण के कारण प्रजातियों की विविधता नष्ट होने लगती है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, सुपोषण के संदर्भ में बताइए, ठीक है। तो आप बता देना कि सुपोषण के कारण प्रजातियों की विविधता नष्ट होती है। नंबर 2, सुपोषण के कारण शैवाल ब्लूम की स्थिति उत्पन्न होती है। नंबर 3, सुपोषण एक तरीके से पोषक तत्वों के अवशिष्ट पदार्थों में मिल जाने से संपन्न होती है। तो आप कहोगे तीनों बातें सही हैं साहब, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, नॉर्मल से बस आपको जानने चाहिए, बाकी आपसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है कि मानव के जो कान होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसे मानव का सर्वपरास कहते हैं। मतलब जैसे होता है ना, भाई तेजी से बोलो, धीमे मत बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो जो व्यक्ति धीमे बोल रहा ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो 20 हर्ट्ज से, ठीक है, कम की आवाज में आपसे बात कर रहा है, ठीक है। आपको कितने हर्ट्ज की आवाज सुनाई पड़ेगी? 20 हर्ट्ज से 20,000। अगर इससे कम या इससे ज्यादा है तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसे ही कहते हैं मानव का श्रवपरास। आप में से अधिकांश बच्चे कुछ टाइप के होंगे ना, मतलब आप तो नहीं होंगे, कुछ आपके दोस्त वगैरह होंगे, वो लोग कान में हेडफोन लगा के 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की तेज की आवाज सुनते हैं, इसीलिए वो बहरे हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। मतलब उनके कान जल्दी खराब हो जाते हैं, कान उनके दर्द करने लगते हैं। और कुछ डिस्को डांसर वगैरह के लोग होते हैं, डीजे वाले बाबू, है ना, बड़े होते हैं ना, तो वो लोग भी मतलब समझते नहीं है इस चीज़ को, तो आपको फिर भी समझना चाहिए, ठीक है। भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग से कोई कानूनी प्रोविजन नहीं है। भारत में जो ध्वनि प्रदूषण है उसे वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही डील किया जाता है, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड अलग से काफ़ी सारे कानून हैं, तो आप बता देना कि नहीं साहब, भारत में ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड अलग से कोई भी कानून नहीं है, केवल इन्हीं में से इनको डील किया जाता है, खासतौर पर वायु प्रदूषण में, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी हो गई। अब हमारा अगला आर्टिकल आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि विकिरण जिस माध्यम से गुजरता है उसके परमाणु और अणुओं को आयनों में बदल देता है। आपको नहीं समझ में आया होगा। आप लोगों में से कितने लोगों के हाथ पैर या पेट या बॉडी टूटी वूटी हुई है? 1-2 बार टूटी होगी, कई लोगों की टूटी होगी, नहीं भी टूटी होगी तो कुछ बच्चों के पेट में दर्द रहता होगा, कोई प्रॉब्लम रही होगी कभी भी, तो आपने एक्सरे करवाया होगा। तो एक्सरे में क्या होता है कि एक्स किरणें आपकी बॉडी में डाली जाती हैं और उसका एक प्रिंट बन के निकलता है ब्लैक कलर का, ब्लैक एंड वाइट का।
तो वो जो प्रिंट डाला जाता है ना आपकी बॉडी पे, उसको बोलते हैं विकिरण, ठीक है। अब वो विकिरण जहाँ से गुजरता है, आपकी बॉडी से होकर गुजरता है, तो क्या करता है, आपकी बॉडी का पूरा चित्र ले लेता है। ये तो हो गया अच्छी चीज़। लेकिन आप में से अधिकांश बच्चों को शायद नहीं पता होगा कि जो ये आपके ग्लास वगैरह करते हैं ना, कांच के जो ग्लास होते हैं, या जो आपके बड़े बड़े मोती टाइप के हीरा वगैरह डिज़ाइनिंग जो होती है, उनमें कुछ को मशीन से काटा जाता है और उस मशीन में लेज़र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वो लेज़र क्या करती है, उस पूरे के पूरे पिंड को, छोटे से लोहे के या हीरे के या कांच के टुकड़े को उसी शेप में डाल देती है जिस शेप में उस कस्टमर की डिमांड होती है, अर्थात उसके परमाणुओं को और अणुओं को आयनों में बदल देती है। जैसे आप छोटी सी बात अगर मैं कहूँ, इतनी बातें आपको फिर भी नहीं समझ में आएंगी क्योंकि ये सब बड़े लोगों की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे लोगों को ये सीखने वाली चीज़ें होती हैं, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों को अगर मैं बताऊं बड़े लोगों वाली चीज़ें, मतलब जो आपको जल्दी समझ में आएंगी। आप में से अधिकांश बच्चों ने ओवन देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो सुना होगा। मैंने भी, क्योंकि इतना यूज नहीं किया आज तक, कभी नहीं यूज किया, ठीक है। रखा है आज भी पैक, यूज कोई नहीं करता है, क्योंकि समझ सकते हो कि हम लोग गाँव देहात के आदमी है ना, ताज़ा गर्म खाना खाने वाले, वो थोड़ा ना कि हाँ कि चलो लगा देते हैं 3 दिन का पुराना कोई चीज़ है उसको खाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो ओवन में क्या होता है कि इतना बड़ा ऐसा ओवन होता है, अलग अलग साइज का, कांच का वो ग्लास होता है, ठीक है। उसको आप ओपन करते हैं, उसमें कोई भी चीज़ रखते हैं, कोई भी कच्ची चीज़ आपने रखी वहाँ पे, वो क्या करता है, उसको पका देता है तुरंत। मतलब क्या हुआ, उसके परमाणु और उसके आयन और उसकी डिज़ाइन में चेंज ले आता है, उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। अब मत समझना इससे ज़्यादा कुछ भी, बस इतना ही यहाँ समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें आदि ये सब रेडिएशन में शामिल होती हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है नॉन आयोनाइजिंग, तो इसमें क्या बताने की ज़रूरत है, इसमें आयन में परिवर्तित नहीं होते हैं, तो इन्हें वो वाला विकिरण कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम की लंबी तरंग दैर्घ्य पर विद्युत चुंबकीय तरंगों से निर्मित होता है, जिनकी रेंज पराबैंगनी किरणों से रेडियो तरंगों तक होती है, ठीक है। कई बच्चों को लग रहा हो सर विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें आप ऐसे समझो जैसे एक चुंबक आप लेते हो ना, चुंबक में एक जगह साउथ लिखा होता है, एक जगह नॉर्थ लिखा होता है, तो यहाँ पे जब आप कोई इलेक्ट्रिक से इसको जोड़ते हो तो ऐसे करके करंट इसमें प्रवाह होती है, ठीक है, दोनों तरफ में प्रवाह होती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, जो आप मोटर होती हैं आपके घर में, या छोटी छोटी मोटर अगर आपने कभी ज़िंदगी में यूज की होंगी, तो वो क्या करती हैं, बीच में मोटर होती है, ठीक है, चारों तरफ उसके चुंबक लगा होता है, या आपका जो फैन होता है उसमें भी चारों तरफ चुंबक लगा होता है। तो वो जब चलता है ना, तो वो एक तरीके की विद्युत चुंबकीय तरंगे ही वहां पे रेस करता है, जिस कारण वो स्पीड में आता है, ठीक है। जिनकी रेंज पराबैंगनी किरणें क्या है, सन वाली। बाकी आपको यहाँ पे समझने की कुछ भी जरूरत नहीं। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है, लंबाई, मतलब जो ये चल रही है ना, इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। यह स्पेक्ट्रम की लंबी तरंग दैर्घ्य पर विद्युत चुंबकीय तरंगों से निर्मित होता है, जिनकी रेंज पराबैंगनी किरणों से रेडियो तरंगों तक होती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किरणों का एक पूरा पुंज, ठीक है। जैसे आप पढ़ते होगे ना, हमारा जो मोबाइल है उसमें 2G घोटाला स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, है ना, वही बातें होती हैं, ठीक। फिर बात आती है, इन तरंगों में इतनी ऊर्जा होती है कि जिस माध्यम से गुजरती हैं उसके परमाणुओं और अणुओं को उत्तेजित कर देती हैं, जिससे उनके कंपन की गति बढ़ जाती, पर इतनी दृढ़ नहीं कि इन्हें आयनों में बदल सके। मतलब वही है कि ये खौला तो देती हैं, लेकिन उसकी शक्ल और सूरत नहीं बदल पाती। समझ गए? मतलब सिंपल सी बात है, ये इतना हीटनेस तो उत्पन्न करेंगे, लेकिन वो हीट एक, जैसे छोटी सी बात अगर मैं कहूँ, धूप में आप रोटियां थोड़ा ना सेक सकते हो, चाहे जितनी तेज धूप हो। कुछ बच्चों को नहीं सर हमारी छत में रोटियां भी सिक जाती हैं धूप में, आप भी सिक जाओगे फिर तो, है ना। तो वही बात है कि उसके आयन को उतनी देर जल्दी से चेंज नहीं कर पाती जितनी जल्दी से करना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है ताप प्रदूषण क्या होता है। ताप प्रदूषण तब होता है जब अपशिष्ट ऊष्मा को जल निकाय के भीतर छोड़ दिया जाता है। मतलब जो भी, जैसे आप देखे होंगे जो कोयला संयंत्र होते हैं, ठीक है, या आपने देखा होगा परमाणु जो भट्टियाँ होती हैं, या आपने जो देखा होगा परमाणु जो संयंत्र होते हैं, इनसे गर्म पानी निकलता है, ठीक है। उस गर्म पानी को अगर हमने किसी जल निकाय, किसी समुद्र में छोड़ दिया, तो उसको हम बोलते हैं ताप प्रदूषण, ठीक है। इतनी बातें हो गई।
ताप प्रदूषण क्या करता है, सुपोषण की क्रिया को बढ़ावा देता है। सुपोषण का मतलब वही क्या होगा कि पोषक तत्व के पदार्थ वहां पे जाएंगे और वहां पे एक अपनी पूरी फैमिली बना लेंगे, पूरी कॉलोनी बना लेंगे, और कॉलोनी बनाने से क्या होगा कि उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो समाप्त होने लगेगी, बीओडी की जो मात्रा है वो काफ़ी कम होने लगेगी, जिससे वहां पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो बेचारे स्वर्गवास की ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। अब आता है भस्मीकरण। ठीक है, आप में से जिन बच्चों ने, वही होता है ना कि आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है, एक ऐसे ताबूत टाइप का पढ़ते हो गए, ठीक है, केमिस्ट्री में, जिसको बोलते थे क्या, भट्ठी, है ना, वात्या भट्ठी, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग ताप भट्ठी बोलते हैं। तो ये भट्ठी आप पढ़ते थे। तो एक तरीके से, या मैं आपको ये कहूँ कि आप लोगों ने कभी लोहार के यहाँ गए होंगे। ठीक है, आपके आसपास जो लोहार होता है, जो लोहे का काम करता है, छेनी हथौड़ियाँ वगैरह बनाता है ना, तो वो क्या करता है, भट्ठी एक रखे होता है। ठीक है, खुरपी या फावड़ा या जो भी खेतों में यूज होने वाले जितने भी टूल्स होते हैं, तो आपके पिताजी जाते होंगे वहाँ पे धारा रखवाने, तो वो क्या करता है, एक बहुत ही हीट भट्ठी रखता है। ठीक है, और उसमें लोहा ये सब डालता है तो वो गला देता है उसको, तो उसी को भस्मीकरण बोलते हैं। ठीक है, कोई भी छोटा छोटा डब्बा हो, नट बोल्ट हो, उसको गला के बढ़िया छेनी हथौड़ी बना देता है। ठीक है, तो भस्मीकरण एक निपटान विधि है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों का दहन शामिल होता है। भस्मीकरण में ठोस अपशिष्ट को 1000 डिग्री सेल्सियस पे जलाया जाता है। सोच सकते हो आप लोगों को 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाता है तो उबलने लगते हो, और ये 10 गुना से भी ज़्यादा है, मतलब 20 गुना समथिंग है। ठीक है, तो क्या हालत होगी फिर आपकी। तो ठोस अपशिष्ट जो होते हैं वो राख, गैस, ऊर्जा आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात आती है वर्मी कल्चर। इन भी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार इंडिपेंडेंट रूप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो वर्मी कल्चर, ठीक है, इसके अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों में केचुए को मिलाया जाता है, जो इन पदार्थों को तोड़कर एवं उसमें मलोत्सर्ग द्वारा इसे पोषक तत्वों से समृद्ध बनाता है। मतलब क्या होता है कि कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है, उसमें केचुओं की पूरी फैमिली को छोड़ दिया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ को खाते हैं और इतना खाते हैं, फिर इतनी पोटी करते हैं कि वो पूरी की पूरी पोटी जो होती है वो उसी में तब्दील हो जाती है। समझ गए, और उसको लोग मिट्टी समझ लेते हैं, और फिर वो एक तरीके से उपजाऊ रूप से काम आती है। आपको पता होना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट खाद जो आती है वो ऐसे ही तैयार की जाती है। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए। मान लो जैसे गोबर है, ठीक है, अब गोबर में उन्होंने 10-20 केचुए छोड़ दिए। उन 10-20 ने क्या किया, गोबर खा खा के रोज सुबह शाम पोटी करके लेटे हैं, पोटी कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज होता है, उसी को हम बोलते हैं मलोत्सर्ग, मतलब पोटी को मिट्टी में मिला देना। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। उत्सर्ग करते हैं, आप भी सोचते हो कि सर कितनी पोटी करते हैं वो लोग, है ना, तो उनका कोई काम नहीं ना, उनको यूपीएससी थोड़ा ना देना है। बेसल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ई अपशिष्ट के देशों के मध्य मतलब की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसल कन्वेंशन का संबंध क्या है। तो ई अपशिष्ट को रेगुलेट करती है, मतलब दो देशों के मध्य स्थानांतरण को प्रतिबंधित करती है। आप में से अधिकांश बच्चों ने देखा होगा कि बेसल हो, रॉटरडैम हो, तो ई अपशिष्ट ज़्यादा मतलब वो किया जाता है। ठीक है, जितना भी अपशिष्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक का, उसको एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। ठीक, तो उसको रोकने की बात होती है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में जो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संचालन एवं अंतर्देशीय हस्तांतरण अधिनियम है 2008 का, वो सूचित करता है जिसमें ई अपशिष्ट भी शामिल है। आपको क्वेश्चन में दे देगा ई अपशिष्ट से रिलेटेड, और आपको दे देगा कि जो 2008 का अधिनियम है उसमें ई अपशिष्ट को शामिल नहीं किया जाता है ना, तो ई अपशिष्ट को भी शामिल किया जाता है। ई अपशिष्ट का मतलब टीवी वगैरह से रिलेटेड या लैपटॉप कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हमारे वेस्ट होते हैं ना, उनको बोलते हैं। करंट अफेयर्स में ऑलरेडी हमने आपको कवर कराया है, मई या जुलाई के करंट में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, यद्यपि इस नियम में कोबाल्ट 60 जैसे रेडियो एक्टिव अपशिष्टों को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको एक्सेप्शंस में दे देगा कि कोबाल्ट 60 को इस एक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, तो आप कहोगे बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि उसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 क्या है। अभी हाल ही में फिर से चेंज हुआ है 2019 के समथिंग। ठीक है, तो अभी 2016 वाले ही पढ़ लो। ई कचरा नियमों में कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप,
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ CFL, ठीक है। तथा पारा वाले अन्य लैंप ऐसे उपकरण भी शामिल किए गए। आप लोग CFL का यूज करते होंगे, आज भी कई सारे बच्चों के घर में होगा। LED के पहले जो बल्ब आपके यहाँ आते थे ना, उसको CFL बोलते थे, ठीक है। तो उन्हीं CFL वाले और अन्य लैंप जो होते थे उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैस भरी होती है ना, वो भी खतरनाक होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे देश में इसके संदर्भ में कानून बनाता है, ठीक है। आपको दे देगा कि क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसको रेगुलेट करता है, तो हाँ साहब। क्या दंड देता है? बिल्कुल साहब, दंड तो देगा ही, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। अब आता है जैव उपचार। ऑलरेडी मैंने आपको जैव उपचार से रिलेटेड पढ़ाया था, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको 2-3 बार रिवाइज करा देता हूँ। बायो रेमेडिएशन क्या है? यूपीएससी ऑलरेडी इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है, बट फिर भी बताते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ इससे पहले 2-3 बातें और बता दूँ कि जहाँ पे बायो वर्ड आएगा वो जीवों से संबंधित होगा, जहाँ फाइटो वर्ड आएगा वो पादप और पेड़ों से संबंधित होगा, जहाँ पे आपका लैक्टो वर्ड आएगा वो आपका दूध से संबंधित होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप कर लेना बिल्कुल सॉलिड ढंग से, ठीक है। जैसे आपका जहाँ पे ब्लू वर्ड आएगा तो वो जल से संबंधित होगा, ठीक है। जैसे ब्लू क्रांति, नीली क्रांति, तो जल की कोई ऐसी क्रांति होगी, मतलब मछली पालन, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिक आपको याद रखने की। तो देख लेते हैं इनको, ये क्या है एक तरीके से। तो यहाँ पे दिया है कि सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि का प्रयोग करके पर्यावरण संदूषकों को कम विषाक्त पदार्थों में अपघटित करना जैव उपचार कहलाता है। मतलब इसमें हम कोई भी माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होता है या जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव होते हैं उनको या जीवाणुओं को या कवक को किसी भी पर्यावरण जो प्रदूषक पदार्थ है उसके ऊपर छोड़ देते हैं और वो उसको धीरे धीरे करके अपघटित करता है। और जब अपघटित करता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि ये बायो रेमेडिएशन की प्रक्रिया है। आपने हॉलीवुड की कई सारी मूवी देखी होंगी, बॉलीवुड की ही कई सारी देखी होंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, मुझे याद है, हो सकता है आप में अधिकांश बच्चों ने देखा होगा, इसलिए मैं कह रहा, तिरंगा मूवी जैसे थी, बहुत पुरानी, नाना पाटेकर की थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है कि जब एक गुंडे को पकड़ लेता है तो उसके मुंह में क्या करता है, चूहों को भरे, सफ़ेद चूहे जो होते हैं ना, उनको बोरियों में भर के उसके मुंह में लगा देता है। तो वो पूरा का पूरा जो उसका चेहरा होता है खून से, ब्लड से सन जाता है ना। तो वो क्या करता है, चूहे कुतर कुतर के खा जाते हैं। तो वही चीज़ है एक तरीके से ये, ठीक है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। और आपको मैंने अभी इससे एक दिन पहले आपको क्या पढ़ाया था कि जो स्कीमर है, ठीक है, ऑयल जेपर है, ऑयल जेपर है, ठीक है, और आपकी सोरबेंट्स हैं, ठीक। ये सब क्या हैं, ये तेल अपघटन की प्रक्रिया है। मतलब जो समुद्र में तेल फैल जाता है उसको अपघटित करने की तकनीकें हैं, तो उसमें ये बायोचार भी शामिल है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती है जैवोपचार तकनीकियाँ कौन कौन सी हैं। जैवोपचार का मतलब जो भी जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से हम अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं या उनका कैसे संरक्षण कर सकते हैं। तो एक तो होती स्वस्थाने, मतलब जहाँ पे हैं उनको वहीं पे कर दो। एक होती बाह्य स्थाने, कहीं दूसरे स्थान पे जाके कर दो। जेनेटिक दृष्टिकोण से कर दो, मतलब उनके अंदर की बॉडी की कोई भी सेल है, डीएनए है, उस या जीन है, उसको ही चेंज कर दो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। स्वस्थाने जो जैवोपचार तकनीकी है उसमें बायो वेटिंग, बायो स्पाइसिंग, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब इतना डेप्थ में नहीं आएगा, लेकिन बस पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या होती है। बाकी हम आपको पढ़ाएंगे कि बायो स्टिमुलेशन क्या होता है, बायो आगुमेंटेशन क्या होता है, ये पढ़ाएंगे अभी आपको आगे। लेकिन बस हाँ पता हो कि अच्छा स्वस्थानीय विधियाँ बायो वाली हैं, ठीक है। बायो स्थानीय में कौन सी आती हैं, बायो स्थानीय में आती है कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स, बायो रिएक्टर। इनको भी एक एक लाइन, 2-2 लाइन में हम देख लेंगे, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से कौन कौन सी हैं, फाइटो। अब मुझे एक चीज़ बता दो, फाइटो है तो ये किससे रिलेटेड होगी, पादपों से, जीवों से या फिर दूध से। तो सिंपल सी बात है सर, पादप से। इतने भी मूर्ख हम थोड़ा ना है कि हमें इतना भी अब याद नहीं रहेगा। मतलब आप क्या समझते हो मास्टर जी, आप में से कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे, है ना। और वैसे भी आज तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा मुझे बनाया है ना। कोई बात नहीं, वो चर्चा यहाँ पे करेंगे नहीं तो खुद की बेइज्जती होगी। फाइटो इंक्यूमुलेशन क्या होता है,
ठीक है, फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, राइजो डिग्रेडेशन, फाइटो वोलेटिलाइजेशन। आप में कुछ बच्चे सोचेंगे सर हिंदी में नहीं लिख सकते थे क्या, ज़्यादा अंग्रेज बन गए हो क्या? तो बात ये है ना कि ये हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। दूसरी बात ये भी है कि यूपीएससी आपसे हिंदी में नहीं पूछेगी, ऐसा ही इंग्लिश देगी, ठीक है, हिंदी में लिख के। राइजो फिल्ट्रेशन, माइक्रो रिमेडिएशन, ठीक है, ऑयल जेपर तकनीक। ऑयल जेपर तकनीक तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, ठीक है। तो अब एक एक करके देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी को किसी को नहीं, ठीक है। बायो स्टिमुलेशन क्या होता है? इस प्रक्रिया में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस को कूप के माध्यम से प्रदूषित मृदा में भेजा जाता है। मान लो जैसे ये कोई पहाड़ है, ठीक है, मान लो पहाड़ दिखाना है ना, मतलब मैंने तो धरातल दिखा दिया, दिखाना चाहिए पहाड़, हद होती है ना, कई बार होता है ना दिमाग मूर्ख बन जाता है। तो जैसे मान लो ये कोई एक पहाड़ है, ठीक है, जैसे ये कोई मान लो एक पहाड़ है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप तो ड्राइंग भी बहुत अच्छी कर लेते हो, तो हाँ कर लेते हैं, सब कुछ आपको सिखा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ये मान लो कोई पहाड़ है, ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए पहाड़ है या कूड़े का घर है, कोई भी है, कूड़े का घर ही मान लो, ठीक। तो हम गए इसकी चोटी पे और यहाँ पे हमने खुदाई करनी शुरू की, और ऐसे हमने इसको जब खुदाई की तो हमने इसका इतना छेद कर दिया, ठीक है। अब इतना छेद कर दिया तो हमने क्या किया, ऊपर से इसमें कीप लगा के, आपने तेल आप लोग लेने गए होंगे सरसों का अपने बगल वाले राशन की दुकान से, ठीक है, तो वो क्या करता था, आपको एक ऐसी एक कीप रखता था, ठीक है ना, ऐसी करके एक कीप रखता था, और उस कीप से हर चीज़ डालता था तो वो बूंद बूंद करके क्या होती थी, उसमें जाती थी। बिल्कुल उसी की बात है यहाँ पे, कूप। कूप का मतलब वो किप्पी इसने लगा दी इसके ऊपर, ठीक है। अब ऊपर से इस पर डाल रहा, नाइट्रोजन की 2 बूंद डाल दिया, ऑक्सीजन की डाल दिया, फास्फोरस की डाल दिया, ठीक है। अब जो ही डाला तो वो किप्पी से पूरा नीचे जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे भरने लगेगा, ठीक है। अब ये तो जो पाइप है इसको उसने या तो निकाल लिया, या तो ये जो पाइप था इसको ऐसे ही बने रहने दी, ये धीरे धीरे यहाँ पे पूरी की पूरी मिट्टी को खाने लगेंगे, पूरी की पूरी मिट्टी को, और यहाँ के अपशिष्ट को बदल देंगे पूरी तरह से, ठीक है। प्रदूषित मृदा को पूरी तरह से अच्छी मृदा बना देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बायो स्टिमुलेशन, ठीक है। साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, मृदा प्रदूषकों को समाप्त करने में वृद्धि हो जाती है, परंतु इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। वही बात है, किप्पी से जा रहा है धीरे धीरे, मतलब वही होले होले होगा, ठीक है। तो इतनी जल्दी तो मोहब्बत हो नहीं जाएगी उसको। फिर बात आती है बायो संवर्धन, यानी कि बायो आगुमेंटेशन। स्टिमुलेशन आपने पढ़ लिया, और यह है बायो आगुमेंटेशन। आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था इसके पहले जैव आवर्धन और जैव संवर्धन, तो वहाँ पे मैंने आपको बायो आगुमेंटेशन वर्ड यूज किया था, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक। तो वही बात है, बायो आगुमेंटेशन क्या होता है, अपघटन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किसी अन्य स्थान से संदूषित स्थान पर सूक्ष्म जीवों को लाकर वहाँ उनकी मात्रा बढ़ाना जैव संवर्धन कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमको ये मान लो पहाड़ है, ठीक है। अब ये पहाड़ है, यहाँ पे हमें कोई मिल ही नहीं रहा है कि जो इसको अपघटित कर दे, तो हम पड़ोस में गए, आपके घर के बगल में गए, और आपसे पूछा कि मैडम साहिबा थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े दे दोगी? तो आपने कहा कि हाँ सर ले लो, लेकिन 25 रुपये पर कीड़ा लगेगा। अब मैंने कहा भाई ठीक है 25 रुपये पर कीड़ा लगेगा, दे दो, 5 ही देना। तो आपने 125 रुपये मुझे 5 कीड़े दे दिए। अब मैं वहाँ से जो लेकर आया और इन कीड़ों को बेचारों को यहाँ पे 5 को छोड़ दिया, ठीक है। ये धीरे धीरे जो क्रिया यहाँ संपन्न करेंगे उसको कहते हैं जैव संवर्धन। संवर्धन का मतलब बाहर से लाकर वहां पे कीड़ों की मात्रा को बढ़ावा देना, ठीक है। तो अपघटन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किसी अन्य स्थान से संदूषित स्थान पर सूक्ष्म जीवों को लाकर वहां उनकी मात्रा बढ़ाना संवर्धन कहलाता है। यह प्रक्रिया बायो स्टिमुलेशन से अच्छी है। आप में से अधिकांश बच्चों को लग रहा होगा सर क्यों अच्छी है, तो एक बात बताओ, वो क्या था, वो था पहाड़, ठीक है। उस पहाड़ में हम करेंगे किप्पी, मतलब उसमें छेद करेंगे, तो छेद करने का पैसा लगेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि पेन लगाया और छेद कर दिया पहाड़ में छेद हो गया। बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, खर्च लगेगा, और फिर धीरे धीरे वहाँ होगा, तो कोई फायदा ही नहीं। इसमें क्या हम सीधे दूसरी जगह से लेके आए, उनको ऊपर से छोड़ दिए, वो खा पी के बिल्कुल बराबर कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये प्रक्रिया बायो स्टिमुलेशन से बेहतरीन है, मतलब बायो आगुमेंटेशन बायो स्टिमुलेशन से काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। अब बात आती है कंपोजिटिंग क्या होता है। इसमें प्रदूषित मृदा के साथ कृषि अपशिष्ट को मिलाया जाता है, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाया था ना
कि मेरे घर में क्या होता है कि जो पार्क बना है सामने छोटा सा, ठीक है, मतलब पार्क का मतलब ऐसा मत समझना कि नेशनल पार्क हमने कोई बना रखा है, बिल्कुल भी नहीं। घर के सामने मतलब छोटा सा पार्क है, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि पूजा पाठ के लिए हम लोगों को फूल वगैरह चाहिए होते हैं ना बहुत सारे, तो मेरी माता जी खूब सारे वहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं। तो उस पेड़ में क्या होता है कि जितने भी हमारे यहाँ से कुछ भी होता है पेड़ पत्ते, जैसे बगल में नीम का पेड़ लगा है, ठीक है, तो नीम के पेड़ के जितने भी पड़ोसी लोग पत्ते होते हैं ना, वो जब फेंकने लगते हैं तो मेरी माँ कहती है काम करो ये हमें तुम दे दो, और वो पत्ते ला के उनको सुखा के और उसी मिट्टी के ऊपर सब फेंक दिए जाते हैं। जितनी चाय बनती है उसकी जो चाय पत्ती होती है उसको फेंक दिया जाता है, जितनी पूजा पाठ होती है उसकी जो राख होती है उसको उस पर फेंक दिया जाता है। और फिर जब पिताजी स्नान करने आते हैं तो लेके कुदाली मतलब खुरपी, उससे उसकी पूरी मिट्टी को मथ देते हैं, मल्च कर देते हैं, ठीक है। मल्च का मतलब ये होता है कंपोजिट कर देना, मतलब जितना कृषि अपशिष्ट था ना, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने धान की खेती की उसका जो बचा हुआ उसको यहाँ पे लगाएंगे, बहुत बड़ी ज़मीन तो है नहीं, जरा सी ज़मीन है, ठीक है ना। मैं उसी हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बड़े स्तर पे आप एग्रीकल्चर को ऐसा कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या कि ये कंपोजिटिंग है। इसमें क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए सारे, ठीक है, मतलब जीव अपने आप वहाँ पे आ गए। एक तो ये बातें हुई। दूसरी बात यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे नहीं मतलब खेतों में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो ठूंठ वगैरह होते हैं, जैसे एक बार आपके पिताजी ने कोई फसल उपजा दी, ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर खेती नहीं है फसल क्या उपजाएंगे, अरे मान लो उपजा दी, फिर भी मान लो एज्यूम करो सपने में खेत आ गए आपके पास, ठीक है, तो मान लो खेत में आपने फसल उपजाई, उस फसल को आपने काट लिया, उसके बाद जो वहाँ पे ठूंठ बची तो उसके लिए क्या हुआ, ट्रैक्टर लेके गए आपके पिताजी और उसकी पूरी मल्चिंग कर दिया, मतलब उस सारी ठूंठ को उसी मिट्टी में मिला दिया। वो होता है ना जुताई वाला, बिल्कुल जैसे बैल से जुताई होती है, ठीक, तो वही हल बिल्कुल लगा के उसको जुताई कर दिया तो सब मिट्टी में मिल गए। और 10-15 दिन के लिए खेती को ऐसे खुला छोड़ दिया तो उसमें सब मल्च हो गए, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में काम करना, ठीक है। अब बात आती है अगला हमारा लैंड फार्मिंग। ये क्या होता है, इसमें भी बिल्कुल सिंपल है। इस प्रक्रिया में संदूषित मृदा की खुदाई की जाती है और उसे विशेष क्षेत्र में फैला दिया जाता है। मतलब जैसे ये खेत था, पहले हमने क्या किया, बाहर से कीड़े लेके आए तो वो कहलाया संवर्धन। अब क्या हुआ, इस मिट्टी को ही उठा के हमने दूसरी जगह फैला दिया, तो ये कहलाई क्या, एक तरीके की लैंड फार्मिंग, ठीक है। इस क्षेत्र की आवर्तिक रूप से बार बार जुताई की जाती है और जब तक प्रदूषक अपघटित ना हो जाए तब तक उसको जुताई करते ही रहते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, कुछ बदमाश टाइप की लड़कियां होती हैं, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि लड़कियां बदमाश नहीं होती हैं, बहुत बदमाश होती हैं लड़कियां भी, ठीक है ना। बेचारे लड़के ही बदनाम रहते हैं हमेशा, लड़कियां भी बदमाश होती हैं। आपने भी देखा होगा लखनऊ की घटना, लड़की समझ के मतलब बेचारे एक लड़के को फंसा रही थी, है ना। तो ये भी एक चीज़ होती है। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, जो भी हैं, चाहे लड़के हो आप या लड़की हो, मिसयूज मत करो अपनी पावर का, ज़िंदगी में कभी मिसयूज मत करो, क्योंकि आप ही किसी की बहन हो, वो भी किसी का भाई है, ठीक है। मतलब तो वही बात है, इस चीज़ को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर लड़कियों को इतना पावर दे रहे हैं, और ये भी हमेशा ध्यान रखना, लड़कियों को जो राइट मिल रहे हैं वो केवल महिला मूवमेंट से नहीं मिल रहा है, लड़कों ने भी कहीं ना कहीं आपकी सिफारिश की, कहीं ना कहीं कोर्ट में जज देने वाला व्यक्ति पुरुष ही था, लेकिन उसने आपके लिए डिसीजन दिया। इसलिए नहीं कि आप उसका मिसयूज करेंगे। कोई लड़का अगर आपको अच्छे ढंग से ट्रीट कर रहा है तो लास्ट में अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला तो आप उसके ऊपर गलत गलत ब्लेम लगाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि उस लड़की ने किया। अब अगर वो वीडियो फुटेज ना होती तो बेचारा उस आदमी की तो ज़िंदगी तबाह हो जाती ना। तो वही बात है कि जो इज्जत करने लायक है उसकी इज्जत करो, बाकी लड़के भी इज्जत करें, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा था कि जो मान लो एक लड़का होता है एक लड़की होती है, कुछ लड़के होते हैं आपके मोहल्ले में होंगे बड़े बदमाश टाइप के, पढ़ते ही नहीं है, तो उनके पिताजी क्या करते हैं, रोज उनकी जुताई करते हैं। मतलब जुताई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, चप्पल चलाते हैं, जूते चलाते हैं, लाठियाँ चलाते हैं, ठीक, ताकि इसके ऊपर से जो भूत है, मतलब लोफड़पंती का या गाली गलौज देने का या मक्कारी करने का या लड़कियों को छेड़ने का या पढ़ाई ना करने का, वो खत्म हो जाए। मतलब जितने उसके अंदर प्रदूषक हैं वो पूरे समाप्त हो जाएं, ठीक है। वही चीज़ लड़कियों को लेकर की जाती है। मतलब जूते चप्पल नहीं चलाए जाते क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, हम लोग तो पैर छूते हैं, लेकिन मतलब इतनी डांट फटकार पड़ती रहती है और मम्मी तो चला देती हैं, थप्पड़ भी चला देती हैं। और उनके तो जो पाशुपात्र और ब्रह्मास्त्र है ना, बेलन, चिमटा, है ना, बर्तन, कटोरियाँ, छोटी वाली कटोरी, बड़ी वाली कटोरी, ठीक है, तो ये सब चल जाते हैं।
खैर आज तक मैं तो नहीं पिटा हूँ किसी भी चीज़ से, मेरी यही खूबसूरती है कि मेरे पिताजी ने आज तक मुझे पीटा नहीं। मुझे क्या, मेरे घर में किसी को भी नहीं पीटा। हमारे घर में बच्चों को किसी को कोई नहीं मारा जाता है, हालांकि हम बच्चे तो नहीं हैं अब, लेकिन किसी को मार नहीं पड़ी है। जैसे मैं हमेशा सुनता रहता हूँ ना कि तो मेरे पापा ने इतना मारा, मेरी मम्मी इतना मारती। मेरे घर में दोनों की हिम्मत नहीं है मारने की, मतलब दोनों डरते हैं। वो सोचते हैं ना कि बुढ़ापा भी आएगा और यही बच्चे हैं, यही वो कहते हैं कि देखो हम लोगों ने तुमको नहीं मारा इसलिए बुढ़ापे में अच्छे से केयर करना। तो हम लोग कहते हैं बिल्कुल चिंता क्यों करते हो, अच्छे से केयर ही करेंगे, सच में करेंगे, ऐसा नहीं है। बायोपाइल्स, ठीक है, बायोपाइल्स क्या होता है? बायोपाइल्स ये लैंड फार्मिंग एवं कंपोजिटिंग का मिश्रित रूप है। लैंड फार्मिंग में मैंने आपको क्या बताया कि लैंड को जोता जाता है, ठीक है। बायोपाइल्स में मैंने आपको क्या बताया, सॉरी बायोपाइल्स के नाम, कंपोजिटिंग में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसको वहां पे मल्च कर दिया जाता है। तो इन दोनों का जो मिक्सअप रूप है वो कहलाता है बायोपाइल्स। इसका उपयोग कहाँ होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से संदूषित सतह के उपचार में। मतलब जो पेट्रोलियम होता है, हाइड्रोकार्बन, जो पेट्रोल निकाला जाता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने लास्ट में मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी, वहाँ पे मुझे वैसलीन बोलना चाहिए था, तो मैंने वहाँ वैक्सीन बोला था, है ना, कि पेट्रोल से जो गैसोलीन होती है उससे कई बार वैक्सीन जो होती है ना, वैक्सीन नहीं निकलती, वो वैसलीन निकलती है, जो आप लोग ओंठों पे लगाते हो ना। तो ये सब पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, ठीक। तो उन्हीं पदार्थों को अलग अलग करने के लिए बायोपाइल्स टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, बायोपाइल्स नाम की उपचार की विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप समझ गए कि मृदा की जुताई को और कंपोजिटिंग को मिक्स करके बायोपाइल्स का उपयोग किया जाता है। फिर आता है फाइटो रेमेडिएशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं फाइटो रेमेडिएशन और बायो रेमेडिएशन में क्या डिफरेंस होगा? इसमें साफ पादप होंगे, उसमें जीवधारी, बस इतना ही समझना है। आपको क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि बायो रेमेडिएशन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो फाइटो पे तो उनका विशेषाधिकार है, पूछ सकते हैं। तो ये मृदा व जल में उपस्थित संदूषकों को पादपों की मदद से हटाना, ठीक है। वहां क्या है? जीवों की मदद से हटाना, यहाँ पादपों की मदद से, ठीक है। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, वो पुद्दू वाला पादप नहीं, मतलब जो बच्चे करते रहते हैं, ठीक है, वो वाला पादप नहीं। पादप का मतलब पेड़ पौधे। और आप लोग कहते से यही टर्म याद रखो, इन्वायरमेंट जब लिखो तो वहां पे इन्हीं शब्दों का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके अंकों में अच्छी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। फिर बात आती है फाइटो एक्सट्रैक्शन व फाइटो एक्यूमुलेशन। एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालना, ठीक है, तो वही बात है, पादप मृदा के संदूषकों को अपनी जड़ों तथा पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया संपन्न करते हैं। मतलब जो भी पेड़ होते हैं वो मिट्टी के जितने भी प्रदूषक हैं उनको अपने साथ चिपका लेते हैं, ठीक है, कि आ भाई तू मेरे से गले लग जा, ठीक है। तो वो सब के सब उसके साथ गले लग जाते हैं उनकी जड़ों में, ठीक है। अब उनकी जड़ों में जब वो सब गले लग गए तो क्या हुआ कि इससे प्रदूषक को कम किया जाता है। जैसे आपको मैं बताऊं, कल ही आपको पढ़ा रहा था, परसों की क्लास में शायद, तो वहाँ मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो मैंग्रोव होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें पानी भरा होता है, तो वो समुद्र के खारे पानी को हटा देते हैं और अंदर उसमें बढ़िया पानी रखते हैं, ठीक है। तो वही बातें हैं, ठीक। ये प्रक्रिया चलती रहती तथा संदूषक की मात्रा कम होती जाती है, आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। फाइटो स्टेबलाइजेशन क्या होता है? स्टेबलाइजेशन का मतलब रुकना, ठीक है। इस तकनीक के माध्यम से पादप संदूषित मृदा की गतिशीलता एवं स्थानांतरण को कम कर देते हैं। स्टेबलाइजर सुनते होगे ना, जो आपके यहाँ पहले फ्रिज के ऊपर रखा रहता होगा, या टीवी जो ब्लैक एंड व्हाइट आती थी उसमें स्टेबलाइजर का आप उपयोग करते थे, जो इन्वर्टर होगा, है ना, वो क्या करता है, या आपके यहाँ आजकल जो MCB लगी होती है वो एक तरीके का स्टेबलाइजर ही होता है, ठीक है, कि बिजली के ऊपर नीचे के बढ़ने और घटने के क्रम को रेगुलेट करता है, ठीक है। इस तकनीक के माध्यम से पादप संदूषित मृदा की गतिशीलता एवं स्थानांतरण को कम कर देता है। बाकी आपको इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है कि हाँ, जो भी संदूषित मृदा है वो अगर तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस को स्टेबल करना है तो फाइटो स्टेबलाइजेशन, मतलब बेकार टाइप का एग्जांपल मैंने दिया है, तो उसको रोकने के लिए आप फाइटो स्टेबलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ बस, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ संदूषक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है, इसमें दो तीन चीजें और हैं। इसमें संदूषक का जड़ के अंदर ही संचयन व अवक्षेपण हो जाता है। मतलब जो जड़ होती है पेड़ों की, भाई पादप की बात हो रही तो ऐसा थोड़ा ना होगा बाहर टंगे होंगे, मिट्टी में ही होंगे, जड़ में ही होंगे, तो जड़ के अंदर ही संचयन, संचयन का मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। अवक्षेपण, अवक्षेपण का मतलब उनको वहीं पे पूरी तरीके से गुंथित किया जाता है। जैसे आटा आप लोग मारते हो ना, तो उसको दोनों हाथों से गुंथित करते होगे, ठीक है। मैं आटा भी बड़ा अच्छा मार लेता हूँ,
बताना कभी रोटियां वोटियां बनवानी हो तो, ठीक है। चलो, निछालन योग्य संदूषकों को पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसमें वो पुनः पर्यावरण में प्रवेश नहीं कर पाते तथा खाद्य श्रृंखला को प्रभावित नहीं करते, जैसे लेमन घास। निछालन युक्त संदूषक मतलब जो क्षरित होते रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको अपर्दन एक वर्ड पढ़ाया था, ठीक है। एक होता है निछालन। निछालन का तो जैसे मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ वहां पे है नीचे और ऊपर है एक छोटा सा पहाड़, ऊपर से धीरे धीरे जो संदूषक रिस रिस के नीचे आ रहे हैं ना, उनको पेड़ की जड़ें फंसा लेती हैं आपस में और रोके रखती हैं, तो उसी को बोलते हैं निछालन युक्त संदूषकों को पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये फिर नीचे पर्यावरण में नहीं जा पाते, ठीक है। जैसे लेमन घास चर्चा में आई थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। नींबू नहीं देती ये घास, ये मत सोचना, ठीक है। इतनी बातें। देखिए अगला है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बदलना, चेंज करना, ठीक है। किसको बदलेगा? पादप। क्या बदलेगा? प्रदूषकों को, ठीक है। तो इस देखो एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ ना हमें केवल उस वर्ड से ही पता चल जाता है कि अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, अच्छा एक तरीके का वहाँ स्टेबलाइजेशन है ना। तो ये चीज़ें ऐसे ही समझा करो, ठीक है। तो पादपों द्वारा मृदा अवसाद अथवा जल में उपस्थित कार्बनिक संदूषकों को ग्रहण कर उन्हें अधिक स्थायी व कम विषाक्त पदार्थों में रूपांतरित करना, मतलब वही बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। इसे फाइटो डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। डिग्रेडेशन का मतलब उसे अपघटित कर देना, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, आपसे परिभाषा नहीं पूछेगी, बस एक लाइन पे ही क्वेश्चन पूछेगा। किंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह है कि जंतु एवं कीड़ों के माध्यम से संदूषक खाद्य श्रृंखला में पहुंच सकते हैं, जैसे गेहूं और चावल। मतलब जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है ना, तो कई बार ये होता है कि वो संदूषक थोड़े थोड़े रह जाते हैं, तो वो अगर उसमें पहुंच गए तो दिक्कत पहुंचा देंगे, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे क्या? फाइटोवोलेटिलाइजेशन। टिल का मतलब क्या था? मिट्टी, ठीक है। तो वही चीज है, पादप मृदा से संदूषकों को ग्रहण कर उन्हें वाष्पशील पदार्थों में बदलकर वातावरण में छोड़ देना, ये कहलाता है क्या? फाइटोटिलाइजेशन, ठीक है। ये कार्बनिक पदार्थों और ठोस धातुओं के उपचार में बेहतर है, ठीक। क्या करता है कि जो संदूषक हैं उनको ग्रहण कर लिया, उनको वाष्पशील बना दिया और उनको वाष्पशील पदार्थों बदल के वातावरण में छोड़ दिया, उड़ा दिया कि जाओ भाई उड़ जाओ जाके, ठीक है। जैसे पारा को इसी विधि द्वारा मृदा से निष्कासित किया जाता है, ठीक है। मिट्टी में अगर कोई पारा होता है तो उसे इसी तरीके से वातावरण में वाष्पीकृत कर दिया जाता है। फिर बात आती है राइजो डिग्रेडेशन की। राइजो डिग्रेडेशन मतलब राइजोस्फीयर में संदूषकों का अपघटन राइजो डिग्रेडेशन कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? यह प्रक्रिया पादपों तथा सूक्ष्म जीवों मतलब जीवाणु, यीस्ट, कवक द्वारा प्रोटीन एवं एंजाइम की उपस्थिति में होती है, ठीक है। मतलब कई सारे इसमें तत्व आते हैं, वो तत्व आपस में मिलते हैं और मिलकर एक तरीके से सूक्ष्म जीवों को विघटित करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि वही होता है ना, अब मुझे तो आपको पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ लीजिए, लेकिन इतना डेप्थ में अभी नहीं आने वाला। जितना आएगा मैंने वहाँ तक आपको फाइटो तक बता दिया। अगला क्वेश्चन फाइटो पे आ सकता है, उसके बाद राइजो पे आएगा, ठीक है। इसमें मुख्यतः हाइड्रोकार्बन के इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है राइजो फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? छानना उसको, ठीक है। तो वही बात होगी यहाँ पे। ये क्या करेगा? देख लो कि ये करेगा जल के जैव उपचार की तकनीक है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक नम भूमियों एवं ज्वार नदमुखों से संदूषकों की मात्रा को कम करने में किया जाता है, ठीक है। इस तकनीक में पौधों की जड़ों द्वारा संदूषकों को ग्रहण कर जल को शुद्ध किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको? मैंग्रोव, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़, ठीक है। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछते कि राइजो जो फिल्ट्रेशन है वो किससे संबंधित है, तो आप बता देना, ठीक। फिर बात आता है माइक्रो रेमिडिएशन। अभी आपने कितनी सारे रेमिडिएशन पढ़ लिए, उपचार, तो अब माइक्रो भी पढ़ लो। माइक्रो का मतलब कवक का प्रयोग करके किए जाने वाला उपचार माइक्रो रेमिडिएशन कहलाता है। देखो बायो में क्या है? जीवाणु है, बैक्टीरिया है। कवक किस में है? माइको में, ठीक है। फाइटो में क्या है कि फाइटो में आपके पादप, मतलब पढ़ने में बड़ा अजीब लगता है, माइको, फाइटो, ठीक है। बायो कहते से यही नाम होना चाहिए, माइको कैसे हो, माइको है ना, फाइटो है ना, तो वही बात है। चलो ये तकनीकियाँ हाँ, ये तकनीकियाँ केवल उन्हीं प्रदूषकों का अपघटन करने में सक्षम है जो जैव निम्नीकरण है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है।
उनमें उनमें नहीं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जैसे प्लास्टिक में आप कवच का उपयोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो नॉन डिग्रेडेबल है, उसका आप विघटन कर ही नहीं सकते हो। ये बायोडिग्रेडेबल है, इसका अपघटन आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट आता है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये जो है ना, ये आपका मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम का नहीं है, लेकिन फिर भी था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं पहले तो आपको एग्जांपल से बता दूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई इस योजना बनाई जाती है कि हमें सरदार सरोवर बांध बनाना है, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध से हमें पता है कि इतने मीट्रिक टन की हमें बिजली प्राप्त होगी, ठीक है। अब वो जो बिजली हमें प्राप्त होगी, तो वो बिजली कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी उसकी कॉस्ट है अपेक्षाकृत जितनी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हुई। अगर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी 100 रुपये की प्रभावित हुई है, ध्यान देना, और ये बिजली केवल हमें 20 रुपये की उत्पन्न करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब 80 रुपये का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आएगा, मतलब इन्वायरमेंट पे 80 रुपये का प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसी योजना को मंजूरी मत दें, ठीक है। ऐसे ये चीज़ें गेस की जाती हैं, ठीक है। तो अब इतनी बातें अगर आप समझ गए हो, इस लाइन का अर्थ समझ गए हो, थिंकिंग कर लिए हो, तो अब आप परिभाषा भी समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, इस परिभाषा को कैसे करना है आपको। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किसी प्रस्तावित परियोजना अथवा क्रियाकलाप के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 1969 में इसे यूएसए में सर्वप्रथम नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट के पारित होने के बाद शुरुआत हुई थी। भारत में 1976-77 के दौरान इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें कई प्रक्रियाएं हैं, 9 चरण होते हैं, तो बस चरण आप देख लो बजट की तरह। एक तो जांच की जाएगी, प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या है, ग्राउंड लेवल पे, बेसलाइन लेवल पे उसका अध्ययन किया जाएगा कि अच्छा इससे ये फायदा हो सकता है। प्रभावों की भविष्यवाणी की जाएगी कि नर्मदा पे अगर आपने बांध बना दिया तो ये हो जाएगा, टिहरी बांध बना दिया तो ये हो जाएगा। समन का मापन किया जाएगा कि चलो अच्छा हो भी जाएगा तो कितना घाटा होगा। फिर जन सुनवाई होगी, फिर पर्यावरण प्रबंधन योजना बनेगी, फिर निर्णयन बनेगी, फिर पोस्ट मॉनिटरिंग। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वैसे तो हम आपको 12 अक्टूबर से पढ़ाएंगे ही तो मेंस का, तो वहाँ पे हम आपको ये सारे पॉइंट बताएंगे, लेकिन जब भी आप लोग जब केस स्टडी करते हो ना, तो वहाँ पे ऐसे ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहले हम वहाँ पे देखेंगे, फिर उसके प्रभाव को देखेंगे, उसकी भविष्यगामी दूरगामी योजना को देखेंगे, जन सुनवाई करेंगे, प्रबंधन योजना बनाएंगे, निर्णय लेंगे और फिर उसके बाद उसकी डिसीजन मेकिंग करेंगे। आप में से जिन बच्चों ने सेकेंड ARC रिपोर्ट पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सेकेंड ARC रिपोर्ट में आपको यही बातें तो बताई गई हैं जो आप आपदा मैनेजमेंट के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। तो इतनी बातें हो गई। लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की एक विधि है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रही लियोपोल्ड मैट्रिक्स क्या है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की एक विधि है, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के घटक कौन कौन से हैं, बहुत सारे, वायु है, ध्वनि है, जल है, जैविक है, भूमि है। इनमें क्या सोचने की जरूरत है, आप सब पढ़ लोगे। जैविक है, भूमि है, सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य है, जोखिम आकलन है, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना है। आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, बस पता होना चाहिए, ठीक। भारत में पर्यावरण संरक्षण के कौन कौन से प्रयास हुए हैं, तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किसके टाइम पीरियड पे आया, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे। मेधा पाटेकर के ऑलरेडी मैं आपको आर्टिकल भेजता रहता हूँ। मेधा पाटेकर, अरुंधति राय को नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है, ठीक है। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। मेनका गांधी ने पीपल फॉर एनिमल नाम का संगठन बनाया, यही मेनका गांधी जो आज से कुछ वर्ष पहले तक क्या थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। GD अग्रवाल को पर्यावरण इंजीनियर कहा जाता है। सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, ठीक है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हीं की बेटी इस समय WHO में है, ठीक है। माधव गाडगिल एक तरीके के भारतीय पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। चेवांग नोरकोल को आइसमैन के नाम से जाना जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से जुड़े हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हम समझ गए। सुंदरलाल बहुगुणा भी चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। और सुनीता नारायण के भी आर्टिकल मैं आपको भेजता रहता हूँ डाउन टू अर्थ मैगजीन के। आप में से जो बच्चे हमसे प्रीलिम बूस्टर करते हैं ना, कवर करंट अफेयर्स का, आपको उसमें भूगोल और आप डाउन टू अर्थ, ठीक है, और आपकी
ये जो आती है, देखिए उसका नाम ही दिमाग से स्लिप हो गया, मतलब उसकी आती है IR की होती है आपकी, चलिए कोई बात नहीं, अभी स्किप हो गया तो स्किप हो गया, वाइट कलर की होती है बुक, ठीक है ना, वर्ल्ड बिजनेस या ऐसे कुछ होता है, तो वो मैगजीन और भी कई सारी मैगजीन हम कवर कराते हैं, ठीक है। योजना कुरुक्षेत्र तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट अभी आपने सुना होगा इनके बारे में चर्चा में, ठीक है, तो वही है। सुंदरलाल बहुगुणा आपने अभी इनके बारे में सुना होगा कि इनका देहांत हो गया था, ठीक है ना। तो वही बातें हैं, बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब और कुछ सुनने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का पार्ट कवर हुआ। अब हमारा बचा है बायोडाइवर्सिटी का। इसके लिए हमारे केवल 2 पार्ट आएंगे, बायोडाइवर्सिटी, और पूरी बायोडाइवर्सिटी हम आपको कवर करा देंगे। मे भी हो सकता है वो क्लासेस 1 आवर प्लस हों, लेकिन वही बात है कि हमारा 12 पार्ट में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी इन्वायरमेंट कवर हो जाएगी। फिर आप रिवाइज करें, बार बार करंट अफेयर से अपडेट करें। जब हम आपको क्वेश्चन आंसर 1 सितंबर से शुरुआत करेंगे काफ़ी क्विक एंड फास्ट मोड में, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।